गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, वेन एवर देर इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ काइल EMF will be produced in it, and the magnitude of the EMF depends upon the rate at which the magnetic flux of the coil changes. Number two, the direction of the EMF अपोजिज टू इट्स कॉज। ये देखा, लेकिन इससे हमें डायरेक्शन नहीं क्लियर हुई, सिर्फ इतना आइडिया हुआ कि अपने कॉज को अपोज करेगा। इस लेक्चर में हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF पढ़ने जा रहे हैं, है ना। आपको याद होगा तो आपने एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, और ये रूल जो है फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है तो उस कंडक्टर पे जो फोर्स आती है उस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए ये रूल यूज़ किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते थे, जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर थी, है ना, उसे रिप्रेजेंट करते थे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास सेंट्रल फिंगर थी उसे हम कहते थे डायरेक्शन ऑफ करंट या मोशन ऑफ द चार्ज भी कह सकते थे। लेकिन जो हमारे पास थंब था वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देता था। ये लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड को स्ट्रेच करके हम देखेंगे। आज जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF है वो भी बिल्कुल आपने इसी तरीके से फ्लेमिंग बट लेफ्ट हैंड की जगह पे राइट हैंड रूल को आपने याद रखना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड क्या कहता है कि हम अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। लेकिन याद रखिए राइट हैंड को लेना है, फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड लेते थे, है ना। तो बाकी फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब इधर भी फोर्स के लिए भी यूज़ करते थे, लेकिन लेफ्ट हैंड का, और जहाँ पे हम यूज़ करेंगे राइट हैंड का। तो इनको आपने ऐसे स्ट्रेच करना है कि फर्स्ट फिंगर अगर हमारे पास यहाँ पर भी मैग्नेट फील्ड थी, यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सेंटर फिंगर जो थी वो डायरेक्शन ऑफ द करंट या मोशन ऑफ द चार्ज, जहाँ पे थोड़ा सा आपने याद रख लेना है, जहाँ पे आपने थंब को मोशन से रिप्रेजेंट करना है ना, मोशन ऑफ। तो जैसे ये हम कर रहे हैं, जहाँ हमारे पास मोशन ऑफ किसकी, जो भी कंडक्टर जिसकी हम बात करेंगे, है ना, मोशन ऑफ कंडक्टर। और सेंटर फिंगर जो है वो हमारे पास EMF या करंट की डायरेक्शन देगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इधर याद रखिए फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना, लेकिन इधर नहीं। और इधर भी सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ, सेंटर फिंगर को आपने करंट के साथ लिंक किया तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, इधर सेंटर फिंगर जो है उसे आप क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द करंट के लिए ही यूज़ किया। लेकिन आपने इस केस में क्या किया कि रिजल्ट आपको ये सेंटर फिंगर पे देखना है, उधर हम रिजल्ट हम थंब देखते थे, इन दो को पहले और थंब का रिजल्ट देते। आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर और थंब की डायरेक्शन पहले देखेंगे, उसके बेसिस पे हम। तो आपने जिस तरफ भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अगर राइट हैंड को देख पा रहे हो तो ये आ गया, ये देखिए थंब, और ये हमारे पास फिंगर्स की डायरेक्शन। थंब ये हमारे पास मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, और ये फिंगर्स की जो डायरेक्शन है हमारे पास इस, ये डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। फ़िलहाल आप इतना याद रखें, ठीक है। जैसे हम किसी पे जब अप्लाई करेंगे तो आप इसे थोड़ा सा और समझ पाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ द कैसे आप राइट हैंड रूल को यूज़ करते हैं। तो बेटा इसी चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए
कोशिश करता हूँ कि इस पे ही आप समझ पाएँ। तो मानकर चलो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इसमें करंट चल रहा है और जहाँ पे एक लूप है, मुझे इस लूप पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन बतानी है ना। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ही इस साइड पे जो भी मैग्नेट फील्ड बनेगी और इस साइड पे जो मैग्नेट फील्ड बनेगी उनकी डायरेक्शन में, तो इस साइड से परपेंडिकुलर अपवर्ड फील्ड बनेगी, है ना। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान के चलो कि इस तरीके से परपेंडिकुलर अपवर्ड बन रही है ऊपर की तरफ, और इस यहाँ पे डाउनवर्ड को मैं क्रॉस से लिखता हूँ, परपेंडिकुलर अपवर्ड को मैं डॉट से लिखता हूँ। तो जहाँ पे जो मैग्नेट फील्ड बन रही है परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द लूप बन रही है ना। अब मैं इस पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाता हूँ। तो राइट हैंड क्या कहता है कि जिस तरफ हमारे पास फील्ड बन रही है उस तरफ फर्स्ट फिंगर रखिए। तो ये राइट हैंड मैंने ले लिया, है ना। तो ये फर्स्ट फिंगर किस तरफ बन रही है, ऊपर की तरफ, तो मैंने ऊपर की तरफ फिंगर कर दी, ठीक है। तो चलिए ये लेके चलिए सकते हैं, फिंगर मैंने ऊपर की तरफ कर दी। अब इस पे उस समय क्या होगा, फोर्स इस पे क्या होगी, अगर लूप इस तरीके का है ना, तो फोर्स बिल्कुल प्लेन है जो लूप का, जैसे प्लेन में ये हाथ समझिए, ये प्लेन, आप मान के चलिए कि जहाँ से मैंने इतना सा कट कर लिया ये लूप आ गया, है ना। और ये लूप जो है, इस पे जो फोर्स लगेगी ये लगेगी, इस तरफ फोर्स लगेगी, है ना। तो मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ और फोर्स के लिए थंब रखता हूँ, और मैग्नेट फील्ड ऊपर की तरफ है, वहाँ पे फिंगर रखता हूँ। तो देखिए फर्स्ट फिंगर मैंने ऊपर की तरफ रखी, थंब मैंने इधर रखा, है ना। तो मेरी इस फिंगर की डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हो गया इस लूप में जो करंट चलेगा वो क्लॉकवाइज होगा, है ना। फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे जो भी लूप जहाँ पे है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो ये फिंगर फर्स्ट फिंगर मेरी ऊपर की तरफ आ गई, है ना। और फोर्स किस तरफ लगेगी, तो अंडरस्टूड है कि थंब जो है वो फोर्स, तो फोर्स इस तरफ लगेगी। अब हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन देख लीजिए, फिंगर की डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो और भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे आपने डायरेक्शन जो है उसकी लेनी है। फिलहाल मैं इसके साथ ही लेके चल रहा हूँ कि आप कितने मेथड से ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। अब आप याद करिए कि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, है ना, ईएमएफ इज इक्वल टू, है ना, माइनस चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ इन फ्लक्स। तो इसका मतलब है फाई पर ही डिपेंड कर रहा है ईएमएफ, है ना, क्योंकि फाई चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ आएगा ही नहीं। अब फाई का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो वो आता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। इट मीन्स एक फैक्टर जे, दूसरा फैक्टर जे और तीसरा फैक्टर जे। तो तीन फैक्टर पे ईएमएफ डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स ही तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहला केस आ जाएगा बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया, वो आप ऑलरेडी बहुत सिंपल सा केस है, ये लूप है। अगर मैग्नेट जहाँ है स्टेशनरी है तो इस लूप के इधर मैग्नेट फील्ड, देखिए ये डिस्टेंस अलग है तो जहाँ पे मैग्नेट फील्ड की वैल्यू अलग होगी। मैं इस वैल्यू मैग्नेट फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है तो मुझे इस मैग्नेट को अप डाउन करना होगा या लूप को अप डाउन करना होगा। जब लूप को अप डाउन करेंगे ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और जो नो मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो जैसे ही डिस्टेंस चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल साइकिल है। सेकंड आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप क्या करें, डिस्टेंस यही रहने दें, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मान के चलो कि ये एक लाइन जा रही थी जो लूप के बाहर आ रही थी, है ना, और ये भी लाइन लूप के बाहर आ रही थी जो मैग्नेटिक फ्लक्स काउंट नहीं करवा रही है। देख पा रहे हैं आप? मैंने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। तो एरिया बड़ा कर दिया, जो लाइनें बाहर की तरफ जा रही थी वो भी अब लूप के अंदर से होगी। इट मीन्स एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज हो गया तो यहाँ पे ईएमएफ फिर आ जाएगी। और थर्ड केस आएगा, हम क्या करेंगे, अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दें, लूप की मतलब पोजीशन चेंज कर दें।
मैग्नेट फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है ना, वो एंगल चेंज कर दें। पहले अगर मैग्नेट ऐसे था तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन ये थी, है ना, और लूप को मैंने ऐसे रखा था, अगर उस पर मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये थी, है ना, जो एरिया वेक्टर जिसको हम बोलेंगे। मैंने क्या किया, लूप को थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया ताकि ये जो परपेंडिकुलर बने लूप पे वो ये बन जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लूप पे परपेंडिकुलर ऐसे, ऑटोमेटिकली ये एंगल चेंज हो गया, है ना। जो पहले जीरो एंगल था, सेम डायरेक्शन में था, वो एंगल चेंज हो, जैसे एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स फिर चेंज हो जाएगा, तो ईएमएफ फिर वहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि ईएमएफ आप तीन तरीके से चेंज कर रहे हैं। दो तो कॉमन बेसिक मेथड आपने पढ़े हुए हैं और अब थर्ड आप ये लेके चल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज इन एरिया, ये जो चेंज इन पोजीशन, ये भी आगे एक क्वेश्चन आएगा, हम उसे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का ऑलरेडी आप फैराडे लॉ में पढ़ते आ रहे हैं। अब चेंज इन एरिया का आप कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो इट मीन्स ईएमएफ कैसे, वाई चेंज इन एरिया ऑफ द लूप, है ना। लूप मीन्स क्लोज काइल बोल सकते हैं जिसको आप, ये नहीं कि लूप ही होगा तभी ये क्वेश्चन आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ और मैग्नेट फील्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ क्रॉस के साथ। क्रॉस का मीनिंग हो गया कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो शीट आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल यही शीट मैंने ली, है ना, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये मेरे मार्कर की पोजीशन। अब मार्कर की पोजीशन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्रॉस है तो बिल्कुल नीचे की तरफ, है ना, अगर डॉट होता तो ऊपर की तरफ। तो ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड पोजीशन आपने ली हुई है। अब इस लूप पर मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप का कंडक्टर ले लेता हूँ। ये आ गया रेक्टेंगल शेप का कंडक्टर, और जिसमें ये वाली साइड मूव कर सकती है। तो मान के चलो कंडक्टर को मैंने कर दिया ए बी सी डी, और ये वाली चीज़ आपने क्या ले ली इस कंडक्टर की, इस वाली चीज़ को मैंने लेंथ ले लिया, और ये ब्रेड्थ को मैंने फ़िलहाल एक्स ले लिया। मैंने इसे एक्स क्यों माना, क्योंकि जब आप इस लूप को इधर करेंगे तो एक्स चेंज होगा। तो इसमें क्या है, ये वाली साइड जो है वो मूवेबल है, इट मीन्स मूव कर सकती है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल चल रहा होगा कि ये क्यों आपने ऐसे किया, क्योंकि आपको एरिया इंक्रीज कराना है, और जब तक ये चारों के चारों कंडक्टर इस रेक्टेंगल के फिक्स रहेंगे तो एरिया इंक्रीज कैसे होगा। तो ये साइड हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये साइड मूव कर सकती है, राइट। अब हमारे पास क्या देखा आपने, तो अभी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस समय इसका आएगा बी ए, है ना, और cos थीटा, थीटा को जहाँ मैं 0 डिग्री से लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, और मैंने इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो भी नीचे की तरफ, cos 0 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास बी ए, और जहाँ पे बी ए मतलब हो गया इस लूप का लेंथ और ब्रेड्थ एक्स, तो ये आ गया एल एक्स। तो फाई की वैल्यू मैंने ले ली बी एल एक्स, राइट। अब हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है इसमें। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो वो आपने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये डी वाई डी टी तो ठीक है, और फ्लक्स की वैल्यू है बी ए एक्स, है ना। अब हमारे बी एल एक्स, नॉट ए एक्स, बी एल एक्स। अब देखिए इधर मैग्नेट फील्ड यूनिफॉर्म, इट मीन्स बी की वैल्यू कांस्टेंट। अगर इस कंडक्टर को आप इधर के बजाय इधर कर देते हैं, है ना, ये सी डैश डी डैश पे कर देते हैं, तो लेंथ इसका, ये लेंथ थोड़ी चेंज होगी, उतनी रहेगी। तो एल को भी कॉमन, सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रहा है, ये एक्स चेंज हो रहा है, तो डी एक्स डी टी, है ना। तो डी एक्स डी टी को बोलते हैं वेलोसिटी। इट मीन्स जो भी मैग्नीट्यूड बनेगा ईएमएफ का, है ना, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन 3 फैक्टर्स। कितनी फील्ड पे कंडक्टर मूव कर रहा है, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है,
और वो कंडक्टर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि मैंने इसको इधर से इधर लेना है। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने इसको बड़ा स्लो 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 करके इधर लिया, ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने ये जगदम इधर कर दिया। तो किस रेट से इस कंडक्टर को आपने मैग्नेट फील्ड के ऊपर मूव करवाया है ना, उस पे डिपेंड रहेगा कि इसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि इस लूप में करंट क्लॉकवाइज होगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप बिल्कुल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देखें। देखिए इसमें किस तरफ थी मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड, तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर कर दी, ये देखिए डाउनवर्ड। अब क्या आपने फोर्स इधर लगाई? नहीं, आपने तो बाहर की तरफ लगाई। तो मुझे थंब को इधर कर दीजिए, थंब इधर आ गया। अब ये देखिए फिंगर की डायरेक्शन क्या है, तो फिंगर की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे भी हो सकता था कि मानकर चलो कि मुझे इसका एरिया जो है वो कम करता मैं, है ना, ये था, मुझे इस तरफ फोर्स लगाई और ये यहाँ पर आ गया, तो इस समय एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो एरिया डिक्रीज होगा तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि एरिया तो चेंज हुआ। इस केस में हम ऐसे करते हैं कि फोर्स किस तरफ लगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर, फोर्स लगी इधर, राइट, और हमारे पास फिंगर की डायरेक्शन जो है उस समय देखिए कैसे है, क्लॉकवाइज, तो तब क्लॉकवाइज। बाकी एक बिल्कुल अपने दिमाग में देसी लैंग्वेज फिट कर लीजिए कि अगर हमारे पास कभी भी फ्लक्स इंक्रीज करता है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ ही बनेगी, ठीक है। कैसे कि जब आपने देखा था फ्लक्स इंक्रीज किया तो नॉर्थ पोल कॉइल का साइड जो थी, मैग्नेट की साइड नॉर्थ थी, तो वो नॉर्थ पोल जो मैग्नेट की साइड कॉइल है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, है ना। तो लेकिन अगर फ्लक्स हमारे पास डिक्रीज करता है तो क्लॉकवाइज। अब जरा इसमें देखिए, अगर मैं इसको इधर मूव करवाता हूँ तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर मैं इसको इधर मूव करवाता हूँ तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो समझिए कि फ्लक्स डिक्रीज करेगा, या फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो क्लॉकवाइज। तो डिक्रीज फ्लक्स करने से क्लॉकवाइज, है ना, और इंक्रीज फ्लक्स करने से, ये आप सिंपल इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। ये हमारे पास एक स्क्रू लगा हुआ है, मुझे उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा और ये हाइट कम होती जाएगी, स्क्रू की हाइट जो है कम होती जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा चलता चलेगा वो, है ना। तो जब कम हुआ तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज। जब मुझे स्क्रू को बाहर निकालना है तो मैं स्क्रू को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, तो उसकी जो लेंथ है ना, वो बढ़ रही है ना। बाकी उस लकड़ी के अंदर वो लेंथ उसकी कम होती आ रही है और लकड़ी के बाहर लेंथ उसकी बढ़ती आ रही है। मीन हम तो वही लेंथ देखनी जो हम देख पा रहे हैं, वो लकड़ी के बाहर है तो वो बढ़ रही है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से ही वो बढ़ती है। तो जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो समझिए एंटी क्लॉकवाइज करंट बन रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो क्लॉकवाइज बन रहा है। थैंक यू।